तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग ने यहाँ पर कई सारे बीस्ट बोन को इकट्ठा कर लिया था और इस बंदे से इसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं सी ऑफ डेविल्स के बारे में। जैसे कि आसपास में एक सेक्ट है, फाइटिंग एविल सेक्ट, और वहाँ के जो सबसे पावरफुल बंदे थे, वहाँ के सेक्ट लीडर लियू सेन थे, जो कि कोर फॉर्मेशन के मिड फेज में थे। और ये सी ऑफ डेविल्स का आउटर एरिया था। मिडिल सेक्शन में अगर कोई जाए, यानी थोड़ा गहराई में, तो वहाँ पे नासेंट लेवल के भी एक्सपर्ट थे। और जैसे वांगलिंग को पावरफुल बीस्ट के बोन्स चाहिए, तो इसे मिडिल रीजन में जाना पड़ेगा। और ये जो बंदा था सांग मुया, ये वांगलिंग को एक लोकेशन बताता है जिसे कि हम कॉर्प्स वैली कहते हैं, जहाँ पर इसे बहुत सारे बीस्ट वगैरह मिल सकते थे। कॉर्प्स वैली में आने के बाद वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को चारों तरफ फैला देता है। यहाँ पर भी बहुत सारे वैलीज थे, यानी कि पहाड़ियाँ वगैरह। अब ये 9 पहाड़ी को पार कर चुका था और इस 9वें वैली पर इसे फील होता है कि मानो कोई तो है जो शायद इसे ऑब्जर्व कर रहा है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर जो यिन एनर्जी थी वो स्ट्रांग होती जाती है। फिलहाल ये 14वें वैली पर पहुंच जाता है और ये जगह वांगलिंग के हिसाब से सही था कल्टीवेशन के लिए। 14वें वैली के आसपास ये खड़ा था और यहाँ से निकलने को सोचता है, तभी एक बीस्ट की इसे दहाड़ सुनने को मिलती है। सामने में से एक जायंट ड्रैगन दिखाई देता है। अब जो ड्रैगन था वांगलिंग की तरफ बढ़ रहा था, पर वांगलिंग हैरान था। ड्रैगन पहले से थोड़ा इंजर्ड था, यानी ये ड्रैगन कहीं से भागते हुए आ रहा था और इसका आधा से ज़्यादा पेट कटा हुआ था। और इसके हिसाब से ये जो ड्रैगन था वो नासेंट लेवल के जो कल्टीवेटर्स होते हैं, शायद उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। और ये जो एनर्जी थी यहाँ पर, क्योंकि ये एनर्जी ज़्यादा थी, यानी कि कोल्ड हो रहा, तो ये ड्रैगन फाइनली आके इधर गिर जाता है। थोड़े समय के बाद वांगलिंग इस ड्रैगन की तरफ बढ़ता है और इस ड्रैगन को उठा करके वांगलिंग यहाँ से कॉर्प्स वैली से निकल जाता है। अब जब यहाँ से जा रहा था तो बहुत सारे कल्टीवेटर्स इसे देखकर हैरान थे, क्योंकि ये जो बीस्ट ये लेके जा रहा था वो सच में काफ़ी पावरफुल था। और पहली बार ऐसा सीन देख रहे थे कि कोई बीस्ट मारा और उसे कोई तुरंत लेके जा रहा हो। और इस समय बहुत सारे कल्टीवेटर्स को थोड़ा लालच भी आता है। वांगलिंग समझता था ये अर्थ एस्केप टेक्निक को यूज़ करता है और ज़मीन के रास्ते काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और साथ में वही सेम टेक्निक कि डाई और जो भी लोग कोर फॉर्मेशन से नीचे थे वो पलक झपकते मारे जाते हैं। अब कॉर्प्स वैली से इसके केव तक आने में वांगलिंग को 10 दिन लग जाते हैं। जैसे ही अंदर आ रहा था तो ली मुवान वो थोड़ा सा चौकन्ने हो जाती है। फॉर्मेशन इसने बना के रखा था, तो फॉर्मेशन ये खोलती है और झांक के देखती है। और ये भी हैरान थी कि 1000 फीट का इतना बड़ा ड्रैगन। वांगलिंग इस ड्रैगन को लाता है और इससे कहता है अब इसके बोन्स को यूज़ करो फॉर्मेशन बनाने में, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनेगा। मुवान को ज़्यादा पता था, यह जानती थी कि ड्रैगन के हेड में एक ड्रैगन पिल भी होगा और उसे अगर रिफाइन कर दिया जाए तो वो कल्टीवेशन को काफ़ी बढ़ा सकता है, यानी जो भी उस पिल को खाएगा। और ड्रैगन का स्किन भी तगड़ा था, तो इससे आर्मर वगैरह बनाए जा सकते हैं। साथ में वो जो बोन मैरो होता है वो भी काफ़ी सही चीज़ होता है। वांगलिंग को जो भी चाहिए था इसे मिल चुका था, बस इसके पास था नहीं तो एक फर्नेस नहीं था, यानी कि कोई भी चीज़ को रिफाइन करने के लिए। पर इसे एक लोकेशन के बारे में पता चला था जिससे कि रिफाइनिंग पवेलियन कहा जाता है, जहाँ पर जाके ये इसे खरीद सकता था। पर फिलहाल वांगलिंग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं। अब ये अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन से ज़मीन में थोड़े गड्ढे करता है और काफ़ी नीचे जा करके कल्टीवेशन अपना शुरू कर देता है, क्योंकि जो मेथड प्रैक्टिस करता था उसे अंडरवर्ल्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। इस दौरान 3 दिन बीत जाते हैं। हेवन डिफाइंग बीड में जो भी लिक्विड बनता था ये उसे पी जाता था। ये फिर से कोल्ड कोर्स जो बनाता था अपनी बॉडी में बनाने लगा था, और जो भी कोल्ड कोर्स थे इसको बस उन्हें कंबाइन करना था, तब जाकर के ये कोर फॉर्मेशन स्टेज में पहुंच सकता था। एक और इसे कोल्ड कोर बनाना था, 2 बने हुए थे और तीनों को उसके बाद इसे कंबाइन कर देना था। इधर वांगलिंग ने जो भी सी ऑफ डेविल्स में लोगों को मारा था उनके सोल को इस डेविल को खिला देता है। पर वांगलिंग ये भी काफ़ी होशियार था, अपना डिवाइन सेंस इस डेविल के अंदर में छोड़ के रखा था। समय बीतते रहता और 3 महीने निकल जाते हैं। वांगलिंग अभी भी कल्टीवेशन में था। थर्ड जो इसको कोल्ड कोर बनाना था उसका एक ढांचा सा तो बन चुका था। हालांकि वांगलिंग इस दौरान बीच बीच में बाहर जाते रहता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे कमरे में मुवान जो थी वो पिल रिफाइन करना शुरू कर चुकी थी। अब इस गुफा में 4 रूम थे। एक तो वांगलिंग अपने कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहा था, दूसरा रिफाइनिंग वगैरह के लिए, तीसरा पौधे उगाने के लिए, और चौथे में मुवान अपना नहाना धोना ये सब चीज़ें करती थी। और अपना वांगलिंग ये तो नहाता भी नहीं था, नेचर की जो ऑरा रहती थी उसी से अपने को फ्रेश वगैरह कर लेता था। मुवान थोड़ी सी निराश इस बात पे थी कि अगर वो ड्रैगन मरते समय इसे मिल गया होता तो ड्रैगन के सोल से ये इस फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती थी। और मुवान ने एक तो ड्रैगन का पिल निकाल के रख लिया था, दूसरा उसके मैरो, और ड्रैगन के कुछ टेंडन्स होते हैं इसने उसे भी स्टोर कर लिया था। वांगलिंग इससे ये ड्रैगन मैरो तो ले लेता है, पर बाकी चीज़ें फिलहाल इस लड़की को ही दे देता है। इस दौरान 1 महीना और निकल जाता है और इस 1 महीने में
वांगलिंग अपना तीसरा कोर बना चुका था। अब इसका एक ही मकसद था कि तीनों कोर्स को फ्यूज करके एक बना लेना है, तब ये कोर फॉर्मेशन में एंटर कर जाएगा। ये सब चीज़ें इसे सेटुनान ने पहले ही बताई थी। और अगर इस मामले में ये वो डिस्टेंस पिल यूज़ कर ले तो इसके सफलता के चांसेस 80% बढ़ जाएंगे। और उसने एक और प्लान सोचा था कि डेमोनिक ब्लड को यूज़ करेगा डिस्टेंस पिल बनाने में, अगर मूवान फेल हो जाती है तो। अब क्योंकि इन तीनों को फ्यूज़ करना है तो इन कोर्स को छोटा करना पड़ता है, फिर अच्छा खासा प्रेशर देना पड़ता है। वांगलिंग समझ रहा था इसमें कठिनाई तो काफ़ी है, पर ये ट्राई तो कर रहा था। पर ये जो कोर्स थे इससे छोटे होते ही नहीं थे और 1 महीना और निकल जाता है। समय के साथ वांगलिंग प्रयास करते रहता है और ये जो फोर्स इसे ब्लॉक कर रहा था धीरे धीरे ये भी अब कम होने लगता है। अब वांगलिंग का जो कीज ही रहता है, धीरे धीरे इसमें ये तीनों कोर्स अब छोटे तो होने लगते हैं और इनके बीच में जो बैरियर था इसे तो वांगलिंग अब तोड़ देता है। पर इस दौरान 3 महीने और निकल चुके थे। अब इस दौरान इसका जो दो कोर थे वो एक दूसरे से टकराते हैं और वांगलिंग ऐसा लगता है कि मानो यह मर जाएगा। पर वांगलिंग इसे लगता है मानो ये कोलैप्स कर जाएगा, तो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। पर एक तलवार में जो इसका मेन वाला था उसमें वो डेविल छिपा हुआ था। जब वो देखता है कि वांगलिंग शायद अब ये कमजोर है, इस पर अटैक करने को सोचता है। पर वांगलिंग इसके अंदर में जो डिवाइन सेंस रखा था उसे एक्टिवेट कर देता है। ये देख करके डेविल समझ जाता है कि अभी भी ये वांगलिंग के ही हाथ में है, तो फिलहाल ये वांगलिंग को गार्ड करने लगता है। वांगलिंग एक तरह से बेहोश सा हो गया था। डेविल सोचता है क्या मैं इस पर अटैक करूं, क्योंकि इससे वांगलिंग तो अब बेहोश के जैसा दिख रहा था। पर इस डेविल को मालूम था कि ये बंदा बहुत धूर्त है। ये सोचता है फाइट करूं पर मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। पर डेविल समझ जाता है तो ये दिमाग से इस आइडिया को बाहर निकाल देता है। एक दिन और बीत जाता है। डेविल फिर सोचता है इसे मार दूं, शायद ये आखिरी मौका है। पर फिर ये वही ख्याल में खो जाता है। एक दिन और बीत जाता है। डेविल फिर अब सोचता है कि कुछ भी हो जाए इसे मार ही देता हूँ, फाइट करके देख ही लेता हूँ। ये तुरंत ही वांगलिंग की तरफ कूद जाता है। पर जैसे ये कूदता है इसके आसपास एक ग्रीन गैस इकट्ठा होने लगता है और ये चिल्लाने लगता है। ये समझ जाता है कि ये बंदा शायद एक्टिंग कर रहा था, नहीं तो ये मुझे बाहर क्यों निकालता उस तलवार से। तीसरे दिन वांगलिंग जाग जाता है और वांगलिंग अब समझने लगा था कि तीनों कोर को फ्यूज करना कितना कठिन है। शायद इसकी बॉडी भी इस पावर को, ये जो कोल्ड हो रहा है जैसे कि हम यीन एनर्जी भी कहते हैं, उसे झेल ना पाए। और ये सोचता है फिर सेटुनान ने वो अंडरवर्ल्ड मेथड कल्टीवेट कैसे किया। अब सेटुनान तो फिलहाल एक अलग गहरी निद्रा में है, तो इस सवाल का जवाब इसे खुद ढूंढना था। इस दौरान वांगलिंग की नज़र डेविल पे पड़ती है। डेविल तुरंत ही कहता है मैं तुम्हें शुरुआत से ही गार्ड कर रहा था। वांगलिंग इस दौरान डेविल को फिर से उस तलवार के अंदर भेज देता है। अब ये मूवान के रूम की तरफ जाता है। मूवान फिलहाल एक टेबल पे सो रही थी। चेहरा इसका हल्का लाल था और एक अलग ही नूर था इसके चेहरे पे। ड्रेस इसने पर्पल कलर का पहना था और एक आधी बाल ना इसके आंखों पे ऐसे लहरा रहे थे सिल्क के समान। मतलब ये बैठे बैठे ऐसे चेयर पे टेबल पे मुंडी रख के सो गई थी और ये अपने रूम में मतलब पेड़ पौधों से काफ़ी सजावट करके रखी थी। वांगलिंग उस दौरान दूसरे रूम में जो इसने ड्रैगन बोन्स बाकी चीज़ें रखवाई थी उन्हें देख रहा था। तभी अचानक से मूवान उठ जाती है और अंगड़ाइयाँ लेते हुए बाहर आती है। पहले जो ये वांगलिंग से डरती थी क्योंकि वो डेथ स्पेल यूज़ करता है और डेथ स्पेल वाले लोग किसी को मारते हैं तो उनकी कोल्ड एनर्जी बढ़ती है। पर ये समझ चुकी थी कि वांगलिंग अलग है और वांगलिंग की तरफ देखकर ऐसे यही लगता था कि ये 20 साल के आसपास होगा और इतनी कम उम्र में कोई कोर फॉर्मेशन लेवल पे पहुंच नहीं पाता है। तो इसे ये भी लगता था कि शायद वांगलिंग इसको रखना चाहता है अपने फायदे के लिए। मूवान इससे पूछती है कि लगता है तुम कोर फॉर्मेशन के एकदम करीब पहुंच चुके हो। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है। पर मूवान थोड़ी डर जाती, कहीं वांगलिंग मेरी इन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कोर फॉर्मेशन पे तो पहुंचना नहीं चाहता है। ये थोड़ा पीछे हटने लगती है। पर वांगलिंग टॉपिक ही बदल देता है। ये ड्रैगन के स्कल की तरफ देखता है और कहता है इसका कलर पर्पल क्यों दिख रहा है। मूवान इसे बताती है जब भी कोई ड्रैगन मरता है तो उसकी बॉडी में एक पॉइजन आ जाता है, इसी की वजह से इसका कलर पर्पल हो जाता है। अब वांगलिंग में सोचता है यार ड्रैगन जब पॉइजनस था उससे ये इसको फर्क क्यों नहीं पड़ता था। तो मूवान बताती ये उसकी बॉडी है, वो उसका आदि है। वांगलिंग को आइडिया आ चुका था क्योंकि इसकी बॉडी यीन एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो ये अपनी बॉडी को ही यीन एनर्जी का बना देगा। तो फाइनली ये वो जो कोल्ड फॉर्म करना है शायद उसे कर पाए। बेसिकली मूवान ने इसके दिमाग को खोल दिया था। अब वांगलिंग अर्थ एस्केप टेक्निक यूज करता है और यहाँ से सीधा कॉर्प्स वैली की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा ठंडक वहीं पर थी। 3 दिन में ही वांगलिंग कॉर्प्स वैली पहुंच जाता है और सीधा 13वें वैली पर पहुंचता है, यानी 14वें वैली के बाहर खड़ा था और 14वें वैली पर अब एक एक कदम बढ़ाने लगता है। 14वें वैली वहाँ का तो जमीन भी मानो बर्फ से जमा हो। वांगलिंग यहाँ पर गड्ढे खोदता है और 100 मीटर अंदर जाता है जहाँ पर कोल्ड ऑरा गजब का ही था, क्या ही बताऊँ। और इसमें वांगलिंग के मरने के भी चांसेस थे, पर एक चीज़ डिटरमाइन करके आया था जब तक तीनों कोर फ्यूज़ नहीं होंगे ये यहाँ से हिलेगा भी नहीं। और ये अपनी आंखें बंद कर लेता है। समय बीतते जाता है और मानो पलक झपकते 3 साल निकल चुके थे।
दूसरी तरफ हाउफेन कंट्री में जो प्रॉब्लम थे वो यानी वो जो बीस्ट वगैरह लोगों को दौड़ा रहे थे, वो सब माहौल शांत हो चुका था, क्योंकि एक रैंक 4 की कंट्री ने 3 लोग को भेजा था जो कि सोल फॉर्मेशन लेवल पे थे। सोल फॉर्मेशन मतलब नासेंट लेवल के ऊपर वाले बंदे। तो उन लोगों ने इन बीस्ट को ट्रैप कर दिया था, और जो हाउफेन कंट्री और जुआनवू में बैटल चल रहा था वो भी पहले से कम हो जाता है। इधर वांगलिंग, इसका मानो हार्ट बीट ये काफ़ी नीचे जा चुका था, और ये जो यिन ऑरा थी इसके फ्लैश में यानी कि चमड़ी में हड्डियों में मानो जमा होने लगती है। और इस समय तो वांगलिंग का जो बॉडी था वो नीले रंग का चमकने लगता है, और जैसे जैसे इन एनर्जी इसके बॉडी पार्ट्स में जा रहा था, मानो इसका ब्लड भी अब फ्रीज होने लगा हो, जैसे इसके जंघे वगैरह ये भी अब मानो बर्फ के जमने लगते हैं। और एक समय तो ऐसा आता है कि इसका मानो हार्ट बीट ही फ्रीज हो जाएगा, पर अपने डिवाइन सेंस से धीरे धीरे ये रिकवर होने लगता है, और यिन एनर्जा के ऑरा के ये अब धीरे धीरे आदी होने लगा था। दो जो कोल्ड कोर्स थे उन्हें तो ये फ्यूज कर चुका था और एक बना चुका था। अब बारी थी तीसरे की, तीसरे के साथ इसको फ्यूज करके एक और बनाना था, यानी कि तीनों मिला करके एक बन जाएंगे। पर जैसे तीसरे कोर को ये मिले हुए दो कोर से कंबाइंड करना था, इसके डांटियान में जो कोल्ड ऑरा थी पहले से मानो 10 गुना बढ़ चुकी थी, और समय के साथ तीनों कोर अब फ्यूज हो चुके थे। इस टेक्निक को हम अंडरवर्ल्ड मेथड कहते हैं, और इस मेथड से ही सबसे जल्दी कोर फॉर्मेशन लेवल पे पहुंचा जा सकता था। अब एक आखिरी पड़ाव बचा था, अगर इसे कोर फॉर्मेशन में पहुंचना है तो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी, और अगर ये उसे कर नहीं पाया तो इसका जो ये कोर बन रहा था ये फिर टूट जाएगा, और इसे फिर शुरुआत से तीनों कोर को फ्यूज़ करना पड़ेगा। यानी पहले कोर बनाएगा 3, फिर उन्हें फ्यूज़ करेगा, यानी प्रोसेस काफ़ी लंबा था। तीनों कोर को फ्यूज़ करने के बाद अब इसकी ऑरा को इसे अपने बॉडी के साथ फ्यूज़ करना था, पर उसके लिए इसे डिस्टेंस स्पेल की ज़रूरत पड़ेगी। वांगलिंग, इसके कपड़े भी इस समय खत्म हो चुके थे, मतलब बॉडी पे बर्फ के प्रभाव के कारण। बस अगर इसकी बॉडी पर कोई चीज़ बचा था तो ड्रैगन के जो चमड़ी से इसने आर्मर बनाया था, एक अपने लिए और एक मुवान के लिए, वही बचे थे। मुवान वाला तो इसने मुवान को दे दिया था, फिलहाल ये अपना वाला पहन के था। अब जब ये वांगलिंग आंखें खोलता है तो इसकी आंखों से मानो ब्लू फ्लेम बाहर निकल रही है। तो लोगों की बॉडी से हीट ऑरा बाहर निकलती है, इसके बॉडी से कोल्ड ऑरा बाहर निकल रही थी, वो भी ब्लू कलर की। इसका जो अंडरवर्ल्ड मेथड था अब वो कंप्लीट हो चुका था। अब वांगलिंग के दिमाग में एक ही चीज़ आता है, इसे एक फर्नेस चाहिए था जिसे खरीद कर इससे वो मुवान को दे पाए, और मुवान इसके लिए वो डिस्टेंस पेल रिफाइन कर पाए। 3 साल हालांकि बीत चुके थे, पर क्योंकि इसके पास मुवान का ब्लड इसेंस था तो इसे पता चलते रहता है कि मुवान को कुछ हुआ नहीं है। और साथ में इसे कुछ वेपन्स वगैरह भी रिफाइन करना था, जो मेथड इसने वॉर गॉड श्राइन से सीखे थे। तो फर्नेस तो चाहिए ही चाहिए, पर इसके लिए ये फर्नेस नहीं चाहिए, उसके लिए इसे एक रिएक्शन फर्नेस बनाना रहता है, जो कि इंसान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से बना सकता था। और यहाँ पर इसे बहुत सारे बोन्स तो पहले से पड़े हुए मिल ही जाते हैं। और अब वांगलिंग के पास एक और तरीका था, अंडरवर्ल्ड फ्लेम, इसने उसको नाम दिया था। यानी इसके हाथों से जो ब्लू फ्लेम बाहर निकलता था, और वो इतना पावरफुल था कि किसी भी चीज़ को कभी भी गला देता था। तो इसके पास बहुत सारे स्पिरिट बीस्ट के लाशें तो पड़ी थी, पर ये फिर भी उनको मिला करके रिएक्शन फर्नेस बना नहीं पा रहा था, बार बार फेल हो रहा था। और जब भी ट्राई करता था उनकी जो खोपड़ियाँ रहती थी वो फूट जाती थी, और 100 से ज़्यादा बार ये ट्राई कर चुका था। पर फाइनली प्रयास करते करते ये जो उसको थ्रेड्स बनाने थे इन ऑरा से, ये बनाने में कामयाब हो जाता है। अब रिएक्शन फर्नेस का भी लेवल होता है, अपने कोशिश करके सबसे टॉप लेवल 10वां माना जाता है। ये रैंक 9 का एक फर्नेस बना लेता है, क्योंकि इसे एक ऐसा बीस्ट मिला था यहाँ पर जिसको कि हम डेजोलेट बीस्ट कहते हैं। अब इस रिएक्शन फर्नेस से ऐसे जो भी मटेरियल्स रिफाइन करने थे उन्हें ये कर सकता था, जैसे कि स्टार वुड और बाकी चीज़ें, चिकन ब्लड स्टोन। और इस दौरान ये वॉर गॉड श्राइन के जो टेक्निक्स थे उन्हें यूज़ कर रहा था इन्हें मर्ज करने में। पहला जो टेक्निक था वॉर गॉड श्राइन का, उसे ट्रांसफ़र कहते हैं, उसे ये कर चुका था। अब दूसरा प्रोसेस था इन्हें गलाना, और वांगलिंग इस दौरान अपने जो 3400 फ्लाइंग स्वॉर्ड्स थे उन्हें आगे की तरफ बढ़ा देता है। जो इसका मेन फ्लाइंग स्वॉर्ड था उसके लिए ऊपर का मटेरियल ये बनाना चाहता था, ताकि वो फिर से पहले के जैसा हो पाए। समय बीतते जाता है, यानी जिन मटेरियल्स को रिफाइन कर रहा था उसके अंदर ये अपने तलवार का स्पिरिट डाल देगा, जैसे कि ड्रैगन टेंडन वगैरह भी यूज़ कर रहा था, ताकि इसका जो ऊपर का बेस बने काफ़ी स्ट्रांग बने। अब वांगलिंग जो एक मटेरियल बनाता है जैसे तलवार की म्यान, उसमें अपने इस तलवार को रिफाइन करने के बाद रख देता है। अब डेविल बोलता है कि मैं कहाँ रहूँगा, तो वांगलिंग उसके लिए भी कुछ रिफाइन करता है और इशारा करता है, तो ये भी उसमें अंदर एंटर कर जाता है। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से निकल जाता है अपने तलवार पे पैर रख के ऐसा उड़ते हुए, और क्योंकि इसके पास अब वो अंडरवर्ल्ड फ्लेम आ चुका था तो तलवार के पीछे से समझ लो आग निकल रही है रॉकेट के जैसा, और ये काफ़ी तेज़ी से अब ट्रैवल कर सकता था। और ये सीधा इस समय नानडाउ सिटी की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर इसे वो फर्नेस मिल सकता है जिसमें हम पिल वगैरह रिफाइन करते हैं। और फिलहाल ये जो नानडाउ सिटी था इसे
पॉनिशिंग हवेनली सेक्ट वाले इसे मैनेज करते थे। आसपास इसके सोल एक्सटिंग्विशिंग सेक्ट और एक हेवन पाथ सेक्ट भी था। अब जैसे अगर आपको सिटी में एंटर करना है तो उसका टोकन चाहिए, तो वांगलिंग यहाँ पर कुछ स्पिरिचुअल स्टोन से एक टोकन भी खरीद लेता है और इसे हासिल करने के बाद वांगलिंग सीधा नांदाओ सिटी में वो जो ट्रेजर रिफाइनिंग पवेलियन था उसकी तरफ बढ़ जाता है। स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।